एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टेक्सटनाइजेशन पर। टेक्सटनाइजेशन इज बेसिकली आप में से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए, जैसे कि टेक्सटनाइजेशन, रेट्रोजेशन और आपका जेलेटिनाइजेशन, एमल्सिफिकेशन, टेंडराइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं उन्होंने पूछा था। तो सारे ही टॉपिक्स एक ही वीडियो में लेकर कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगी, सो दैट आप सभी को हेल्प हो जाए कि ये टर्म्स क्या होते हैं, किस चीज से रिलेटेड हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ टेक्सटनाइजेशन के बारे में, और आने वाली वीडियोस में आपको मैं एक दिन में 1 या 2 वीडियो अपलोड कर कर इन टॉपिक्स को भी क्लियर कर दूंगी। और फ्रॉम द मंडे हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम लोग 11 जनवरी से स्टार्ट करेंगे अपना चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारी 3 यूनिट्स और बाकी हैं टीजीटी में, उसके बाद हम पीजीटी का अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आप जीआईसी के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जीआईसी के लिए भी आपकी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। सो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे टेक्सटनाइजेशन के ऊपर। टेक्सटनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? टेक्सटनाइजेशन अकर्स व्हेन इन अ ड्राई हीट starch is turned into dextrin, a simple sugar that caramelize and turn brown. Example including toasting or grilling bread. ये आपको ये वाली जो लैंग्वेज है, ये टर्म्स है, आपको बहुत बेसिकली बहुत कॉमनली आपको इंटरनेट पर या फिर आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। अगर हम इसको एक साधारण भाषा में, समझने वाली भाषा में बात करें तो टेक्सटनाइजेशन कुछ और नहीं है, बल्कि जो हमारी रोटी होती है, जो हमारा ब्रेड होता है, हमारे जितने भी ये व्हीट और स्टार्च वाले फूड होते हैं, ये जब इनको जब पकाया जाता है, जब ये हीट के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब ये ताप के या ऊष्मा के जब कांटेक्ट में आते हैं, तब इनकी जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे पचाना आसान होता है, जिसके कारण इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के कारण ये कैरमलाइज हो जाती है और ब्राउन हो जाती है। अब कैरमलाइजेशन क्या होता है? कैरमलाइजेशन जैसे कि आपने अगर कभी केक बनाया हो, या आपने कोई भी स्वीट डिश बनाई हो, या फिर आपने कोई शेक्स बनाए हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, शुगर को ब्राउन करते हैं, उसको कैरमलाइज करते हैं, उसको तो वो हमारी कैरमलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो उसको या तो आपका जो डेक्सट्रिन है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो आपका कन्वर्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो ब्राउन हो जाता है और कैरमलाइज हो जाता है। ये आपकी टोस्टिंग और ग्रिलिंग के दौरान होता है। ये जो 2 प्रक्रियाएं होती हैं, जब हम किसी भी ब्रेड को हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें से जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, और जो हमारा फूड है वो डेक्सट्रिनाइजेशन की उसमें प्रोसेस हो जाती है और उसमें वो ब्राउनिश हो जाता है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो उसमें देखा, आपने स्लाइड में, कि हमारी जब हम रोटी को तवे पर डालते हैं, दैट इज प्लेन और एक सिमेट्रिकल कलर होता है उसका, जबकि जब हम उसको गैस पर पकाते हैं तो देखिए ये ब्राउन कलर के कुछ इसमें धब्बे आ जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रिन प्रेजेंट है। डेक्सट्रिन क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने हमने इसके बारे में हमने बहुत क्लियर समझा कि मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो डेक्सट्रिनाइजेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेक्सट्रिन क्या होता है। हमारे डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे बेसिकली ये 5 हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और होते हैं हमारी डाइट में, जिनको हम फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, अपनी रोटियों से, इन चीजों से इनटेक करते हैं। अब हर एक जो न्यूट्रिएंट है वो कुछ सब पार्ट्स में, उसके कुछ और पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। जैसे कि अगर आप कहें कि ये एक मकान है, तो किसी मकान को बनने के लिए क्या क्या लगा? ईंट लगी, सीमेंट लगा, पेंट हुआ, लाइटिंग लगी, मतलब इन टोटल आपको कर्टेन्स लगाने हुए, आपको फर्नीचर लगाना हुआ, तो ये सारी चीजें आपको लगानी हुई, उसी तरीके तब जाकर एक मकान बना। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे बना? तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं।
पहला होता है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा डाइसेक्राइड्स और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड्स। ये तीन हमारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स होते हैं। इनको भी फिर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब हम इन सबको मिलाकर बात करते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं मकान, तो हम किन सब चीजों को मिलाकर बात कर रहे थे, वैसे ही अगर हम इन सब चीजों को जब मिला लेते हैं तब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो कि हमारा एक न्यूट्रिएंट है। तो हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब जो हमारे ये तीनों ही पार्ट्स हैं, इनको कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब इनकी भी एक यूनिट है। हर एक जो न्यूट्रिएंट है उसकी एक बेसिक यूनिट होती है, मतलब एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। मोनोसेक्राइड्स में आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, पीजीटी में बेसिकली पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, टीजीटी में कम है, बट फिर भी आप जिस भी के लिए करें, जीआईसी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जो हमारे ये इस वाली लाइन के बाद में, मतलब हम इतना तो हमें पता है कि हमारे ये मेन न्यूट्रिएंट्स है, उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं उनमें ये बहुत बेसिक चीजों में काउंट किया जाता है। वरना इसमें अभी तो इनकी चेन्स होती हैं, इनका केमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत कुछ होता है जो पूछने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोनोसेक्राइड्स में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड्स में आते हैं आपके सुक्रोज, मोल्टोज एंड लैक्टोज। और पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो ये आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन सिंगल, जिसमें सिर्फ एक सेक्राइड है, जिसमें एक ही यूनिट से ये बना हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जब दो मोनोसेक्राइड्स मिल जाते हैं, मतलब जब ये कोई दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, बहुत हौच पौच हो गई, एक सेकेंड। हाँ, जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल गया, या फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल गया, या फिर फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिल गया, कोई भी जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तब हमारे डाइसेक्राइड्स फॉर्म होते हैं। ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ये इनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसे ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। फिर उसके बाद हमारे आते हैं तीसरे पॉलीसेक्राइड, जो कि आपके मोनो और डाइसेक्राइड्स के मिलने से बने हुए होते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो अब आपको समझ आ गया होगा कि मोनोसेक्राइड्स क्या है, डाइसेक्राइड्स क्या है और पॉलीसेक्राइड्स क्या है। हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है और जिसको सबसे आसानी से पचाया जा सकता है, दैट इज ग्लूकोज। जब हम लोगों को गर्मियों में एनर्जी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, अपने पानी में ग्लूकोज लेकर चलते हैं, या फिर आप अपने स्कूल में बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसकी बॉटल में, वाटर बॉटल में ग्लूकोज मिला देते हैं। क्यों? वो एनर्जी का सबसे सिंपलेस्ट सोर्स है, जो कि एट द मोमेंट बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी के सोर्स हैं। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट होती है। फिर आज हम बात करेंगे, जो हमारा हाईलाइटेड है वो है डेक्सट्रिन। तो डेक्सट्रिन क्या है, डेक्सट्रिनाइजेशन क्या होता है, इस चीज को आज हम क्लियर कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी टर्म के बारे में आपको जानना है या आपको और डीपली समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो हम बात करते हैं डेक्सट्रिन के लिए। डेक्सट्रिन जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है, ये हमने अभी अभी देखा थ्रू द क्लासिफिकेशन। ये स्टार्च की अपेक्षा कम जटिल होता है। अब आपने ये देखा, जो हमारी स्टार्च है, स्टार्च से ये कम जटिल होता है, मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है, ये थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अंकुरित अनाजों में अधिकता में पाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है कि अनाजों में इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिलता है, जैसे कि स्टार्च है, पैक्टिन है, या फिर डेक्सट्रिन है, या फिर आपको पूछ लिया सेल्यूलोज है, क्या मिलता है। तब आप बताएंगे कि डेक्सट्रिन हमारा अंकुरित अनाजों में मिलता है। और टर्म याद रखिए, अंकुरित, यानी कि आपके जो स्प्राउटेड अनाज होते हैं, आपके नॉर्मल अनाज में ये नहीं मिलेगा, बल्कि स्प्राउटेड में आपको डेक्सट्रिन मिलेगा। अनाजों में अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान अनाज का स्टार्च पहले डेक्सट्रिन में परिवर्तित होता है। मतलब जब आप उसको गलाते हैं, भिगोते हैं, तो उसमें जब अंकुरण की प्रोसेस चल रही होती है, जब उसमें स्प्राउटिंग हो रही होती है, तो सबसे पहले जो उसका स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होता है। डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होने के बाद में वो मोल्टोज में कन्वर्ट होता है। और मोल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, जब हम उसको खाते हैं, वो पचता है, जब उसके जल का अपघटन हो रहा होता है, जब हम उसको कुक कर रहे होते हैं,
तो वो मोल्टोज वापस से आपका डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मोल्टोज आपका कौन सा सैकराइड था? मोल्टोज आपका डाइसैकराइड था, यानी कि जो आपकी स्टार्च थी वो पहले डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हुई, डेक्स्ट्रिन से वो मोल्टोज में कन्वर्ट हुई, और जैसे ही वो हीट के एक कांटेक्ट में आई तो वापस से डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा प्रोसेस चला पॉलीसैकराइड और डाइसैकराइड के बीच में। स्टार्च पकने की प्रक्रिया में कुछ भाग डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है, जो हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। जैसे कि आपने चपाती को देखा होगा, या आपने किसी कुकीज को देखा होगा, या फिर आपने केक को देखा होगा, तो क्या होता है जैसे ही वो पकने लगते हैं उनमें अंदर हवा बनने लगती है, और वो हवा के कारण ऊपर बढ़ने लगते हैं। जो उसकी जो अपर लेयर होती है उस पर आ जाता है डेक्स्ट्रिन, और वो डेक्स्ट्रिन हो जाता है ब्राउन। तो वो प्रोसेस हमारी डेक्स्ट्रिनाइजेशन की होती है। ब्रेड, केक, बिस्किट, चपाती के ऊपर की पापड़ी वाली जो भाग होता है वो उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ डेक्स्ट्रिन होता है। उसमें डेक्स्ट्रिन की मात्रा ज्यादा होती है। मक्के की शक्कर व शहद में भी डेक्स्ट्रिन पाया जाता है। जो आपकी मक्के की शक्कर होती है और शहद जो होता है उसमें भी आपको डेक्स्ट्रिन जो है वो मिलता है। अब हम देखते हैं फिर से एक बार कि डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है। ऑल्दो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, लेकिन अब आपको क्लियरली इस क्लासिफिकेशन से समझ और अच्छे से आएगा। जब हम ड्राई हीटिंग करते हैं, जैसे कि आपने डायरेक्ट गैस पर रोटी सेकी या फिर आपने ओवन में केक बनाए, तो क्या है, ये ड्राई हीटिंग है। इसमें आपने जल का उपयोग नहीं किया, आपने इसमें तेल का उपयोग नहीं किया, मतलब ना ही फ्राइंग की है, ना ही आपने ना बॉइलिंग की है, ना ही आपने स्टीमिंग की है, आपने ड्राई हीटिंग की है। ड्राई हीटिंग के संपर्क में आने पर खाद्य पदार्थ में शामिल स्टार्च डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। यह आसानी से पचाया जा सकता है। यह आग के संपर्क से एसिड हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया कर मॉइस्चर को कम कर देता है। अब इसमें जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा स्टार्च है वो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो रहा था और वो ऊपर एक लेयर बना रहा था हमारी चपाती के, वो हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के कारण होता है। आई होप आपको डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्लियरली समझ आ गया होगा अभी तक। अगर हम ये कहें कि डेक्स्ट्रिनाइजेशन हमारे फूड में क्या क्या चेंजेस करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप देखेंगे कि ये आपके टेस्ट में, आपके अरोमा यानी कि आपकी खुशबू में, इवन आपके फ्लेवर में चेंज कर देता है। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल ब्रेड है या आपका प्लेन ब्रेड है, आप उसे सेमी कुक करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, अगर आप उसे प्रॉपर कुक करेंगे तो ये, और अगर एट द एंड आप देखेंगे तो डेक्स्ट्रिन के कारण चीज जल जाएगी बिल्कुल, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो जो डेक्स्ट्रिन है वो हमारे फूड के जो फूड है उसके कलर को चेंज कर देता है, उसके टेस्ट को चेंज कर देता है, उसके फ्लेवर को चेंज कर देता है, उसकी खुशबू को भी चेंज कर देता है। और डेक्स्ट्रिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस है। तो ये इस तरीके से हमने आज एंड किया है अपना कि डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है। आगे की वीडियो में हम जो आगे उन्होंने टर्म्स पूछे हैं मैम ने, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके भी दिमाग में कोई टर्म्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी तक जो हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट किए उनसे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको नोट डाउन कर लूंगी और फॉर श्योर आपको उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। फ्रॉम द 11th of January we will start our child development. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.